बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ कॉल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है जेडीयू से। निशांत मिश्रा जी प्रवक्ता है एलजेपी-आर से। मयंक मोलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। मैं चारों मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ शुरुआत मैं किशोर जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि भाई पीछे से कमांड आती है, उसके बाद जो चुनाव आयोग है फिर वो करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम ये जो पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है इस पर क्या कहेंगे? किशोर कुणाल जी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं मयंक जी के पास चली जाती हूँ। मयंक जी मयंक जी आवाज मिल रही है ना आपको? जी बिल्कुल। हाँ मयंक जी, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे ज्यादा इंतजार था तारीखों का। जी जी देखिए, विगत 5 वर्षों के बाद कोई भी सरकार जब अपना करियर के पूरा कार्यकाल करती है उसके बाद से जिस भी सरकार ने कार्य किया हो, जैसे कि विगत 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार सतत प्रयास कर रही है, बिहार की विकास की नई गाथा लिख रही है। और जैसा कि हम आज भी देख पा रहे हैं कि अब बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना हो या कल जैसे राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देना हो, ये सारी कहिए कि मैं तो चुनिंदा योजनाएं बोल रहा हूँ, बट उसके बाद कहिए कि अब आज हमारे लिए हमने काम किया, हमारी मजदूरी का समय है। अब जनता हमारी मालिक है। अब हम सारे राजनीतिक दल जो है अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और फिर से कहिए ये महापर्व है चुनाव और आ गया, तारीखों का ऐलान है। और जैसे कि हमारे तरफ से एनडीए की तरफ से विभिन्न दलों ने जो कहिए कि एक सुझाव दिया था कि चुनाव को 2 फेज में कराने का, तो उस पे जो चुनाव आयोग ने हमारी बातों को कहिए तवज्जो दी है और जो माना है उसके लिए चुनाव आयोग का साधुवाद है। और अब सारी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर से एक बार एनडीए सरकार वापस आने वाली है। जी नहीं, आरजेडी तो बीते 20 सालों से सत्ता से दूर है, तो क्या लगता है कि क्योंकि इस बार तो बड़े मुखर होकर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, तेजस्वी यादव तो बैठकों पर बैठकें ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। कैसा फॉर्मूला है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ भाई पूरी तरीके से हम तैयार हैं, इस बार बदलाव लाएगी बिहार की जनता। जी ऐसा तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के, बड़ा हास्यास्पद है। वैसे जिसके परिवार में खुद सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा हो, जहां पे अभी ये तय नहीं है कि लालू जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और घर में श्री तेजस्वी यादव जी जो कि राजनीतिक औरंगजेब की तरह अपने राजनीतिक भाई बहनों की कही राजनीति खत्म करने पे आमदा है। जैसे हमने देखा जिस बहन ने उन्हें किडनी दी उनके पिता को, उसको साइडलाइन कर दिया गया। बड़े भाई का क्या हश्र है वो हम देख ही रहे हैं। और उसको लेकर के चाहे उनका परिवार हो या महागठबंधन परिवार हो, महागठबंधन में आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं उन्हें आज तक, और चाहे बाकी जो दल है उन्होंने सीएम कैंडिडेट उनको डिक्लेयर नहीं किया है, ना मानने को तैयार है। तो सिर फुटबॉल की परिस्थितियां उनके पास हैं, बैठकों पर बैठक करते रहे। जो उन्होंने तो बैठकें की, बकायदा उन्होंने तो पटना के मरीन ड्राइव पे रात के 2 बजे कहिए नृत्य भी करके दिखाया। तो अच्छा है, अच्छी चीजें हैं। कल कहिए बहुआयामी चीजों को ट्राई करते रहना चाहिए, उसी में मन लगा रहना चाहिए। आखिर फिर से एक बार विपक्ष में बैठना है तो इन चीजों की कहिए आदतें डालनी होगी। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। मतलब मयंक जी बिल्कुल आत्मविश्वासी हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास जो है वो अति आत्मविश्वास ना हो या ओवर कॉन्फिडेंट में ना हो। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी भी बने हुए हैं। रंजीत मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है।
अभी मयंक जी को आपने सुना, मयंक जी कह रहे हैं कि भाई परिवार के अंदर ही सिरफोड़ू परिस्थिति है, परिवार के अंदर ही सेमीफाइनल चल रहा है, तो ये सेमीफाइनल में मुकाबले या फिर उसमें जीत पाने के जो आप बिहार की सियासत में निगाहें गड़ाकर बैठे हैं, वो तो बात की बात है, पहले परिवार में सुलट करवा लीजिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने आज बिहार में बदलाव का दिन तय कर दिया है। सत्ता में बदलाव होगा। और दूसरी बात कि 20 वर्षों से जो इन लोगों ने कुशासन मचा रखा है, जिस तरह की कानून व्यवस्था की अभी स्थिति है, आपने देखा होगा कि चाहे पटना हो या बिहार के अन्य शहर, कहीं पर भी कानून व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर बिहार पूरे देश में सबसे फिसड्डी है। और पूरे 20 वर्ष में इन लोगों ने एक भी उद्योग की स्थापना नहीं की बिहार में। तो इन सब चीजों पे बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और आज चुनाव आयोग ने उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी। प्रोफेसर रंजीत साहब, ये अभी मयंक जी को आपने सुना, मयंक जी तो कह रहे हैं कि भाई मेट्रो लाइन की बात हो रही है, विकास की बयार बह रही है, हम तो महिलाओं के लिए भी तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही है। अब तो नीतीश कुमार भी लगातार महिलाओं के खाते में किस्त जारी कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, इनकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इन्होंने काम किया होता तो चुनाव की पूर्व संध्या पर इनको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी लगातार आज भी इन्होंने ट्रांसफर किया है। तो ये जो अंतिम समय में दी जाने वाली खुलेआम रिश्वत है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर समय पर इन्होंने काम किया होता। और मेट्रो आज ही किया है। गठबंधन भी तो ऐलान कर रहा है ना सर महिलाओं के लिए। महिलाएं खाली ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहले या एक पूर्व संध्या पर खाली बीजेपी या जेडीयू लग रही है, नीतीश कुमार लग रहे हैं महिलाओं के लिए घोषणा करने के लिए। आप भी तो उसी रेस में आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए, चुनाव पूर्व मैनिफेस्टो लाना, घोषणा करना, ये एक बात है। और चुनाव के पूर्व अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उससे पहले ये ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे। ये क्या, ये तो खुलेआम आप रिश्वत दे रहे हैं ना। अगर यही काम करना था, अगर नारी सशक्तिकरण की इतनी ही चिंता थी, तो पिछले 20 वर्ष में इनको क्यों नहीं चिंता हुई। ये कोई 20 दिनों की सरकार तो नहीं है ना। 4 कंप्लीट टर्म इनको मिला है, इसमें तो इन्होंने काम नहीं किया। ये अंतिम पूर्व संध्या पे ये काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। और इनको लगता अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। लेकिन बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब इनके कुछ भी करने से वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे साथ लगातार निशान जी भी बने हुए। निशान जी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे आप? ये आपने सुना, मयंक जी की भी बातें सुन ली आपने रंजीत मिश्रा जी की भी बातें सुन ली है, इन पर भी रिएक्शन, और दूसरा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। निश्चित तौर पे मैम, आज चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ है और हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चुनावी मूड में ऐसे हैं भी। जिस तरीके से बिहार में विकास की गति लगातार 20 सालों से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुई है और डबल इंजन सरकार के साथ विकास हुई है, निश्चित तौर पे विकास बनाम जंगल राज की लड़ाई होगी। और हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि बिहार की जनता पुनः एनडीए पर विश्वास करेगी और फिर से पुनः एनडीए सरकार यहाँ पर स्थापित होगी। अभी मैं सुन रहा था अपने साथी को, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको लास्ट आवर में ही याद आया नारी सशक्तिकरण को लेकर। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव में जब आरक्षण 50% मिला था तो वो 2006 में मिले थे। इसके बाद नगर निकाय के भी चुनाव में 50% के लगभग आरक्षण मिला था, 2007 में मिला था। इसके अलावा प्राथमिकता नियुक्ति में भी आरक्षण मिला। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो मैं गिनवाना चाहूं तो अभी बहुत टाइम लगेगा। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी केंद्र में तब इन्होंने क्या काम किया, इसके लिए तो ये नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर एनडीए सरकार पूरी सजगता के साथ महिला उत्थान के लिए काम कर रही है तो इनको इस चीज के लिए चुभन हो रही है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता बहुत सकारात्मक पहल के साथ समझदार है और फिर से वो एनडीए पे भरोसा करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए सरकार पुनः बिहार में। आप लोगों को लगता है कि एसआईआर का मुद्दा है या वोट चोरी का मुद्दा है? राहुल गांधी अलग अलग मंचों से रैलियां कर रहे थे और तेजस्वी यादव उनके साथ मिल गए थे और वो भी रैलियां कर रहे थे। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा प्लस लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा,
जिस तरीके से हमने देखा जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, और हम हर दिन देख रहे हैं कम से कम कि बिहार में तो लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्रशासनिक अमले में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं उनकी उदासीनता दिखती है। तो क्या लगता है क्या यहाँ पर ये मुद्दे हावी होंगे आप लोगों पर? बिल्कुल नहीं, एसआईआर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए ना, मैं तो ये चीज दावे के साथ कहता हूं, और आपके भी कई पत्रकार साथी और आपके चैनल के लोग पूरा सर्वे किए हैं। आप देखिए कि ग्राउंड जीरो लेवल पर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुई है। हाँ। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन तैयार किया था उसके अनुरूप लोगों ने अपना पर्चा भरा है, और पर्चा भरने के बाद आप देखिए कि आम जनमानस में इसको लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम की राजनीति करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा में इसी तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे देश भर में यह अफवाह फैला रहे थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। आज तो सरकार के 1 साल से ऊपर हो गया, संविधान परिवर्तन की बात तो वो अब भी कर रहे हैं, वो तो बिहार चुनाव में भी कर रहे हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे इनके पास ना तो नीति है ना तो नियत है काम करने की। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना। आप मानते हैं कि एसआईआर का मुद्दा इस बार मुद्दा है, लोगों के बीच तक इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं है, एसआईआर का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो लोग भारत के नागरिक हैं या जिसको वोट का अधिकार है वो वोट करेंगे, लेकिन जिसको वोट का अधिकार ही नहीं है वो क्यों वोट करे? अगर इसको लेकर इनकी पेट में दर्द हो रही है तो इस पे क्या कहना। ये बिहार की जनता समझ रही है ना कि आप किस हिसाब से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखिएगा 2010 वाली स्थिति बनेगी, फिर से एनडीए बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ लौटेगी और सरकार स्थापित करेगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार मिश्रा जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, अभी आपने सुना निशांत जी कह रहे कि भाई एसआईआर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर का मुद्दा तो केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का अभिनंदन करते हैं आप लोग, इसीलिए आप लोग एसआईआर का मुद्दा, और आप लोगों को डर है कि वोट जो है वो आपके पाले से खिसक जाएंगे। मतलब नए वोटर्स की बात तो भले ही कांग्रेस कहती हो, लेकिन नए वोटर्स अगर ऐड ऑन हो रहे हैं तो फिर एसआईआर का मुद्दा भी आप ही लोग उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी आप ही लोग उठा रहे हैं। देखिए, पिछले 20 वर्षों में इन लोगों ने बिहार को पलायन का प्रदेश बना दिया। सबसे अधिक माइग्रेशन आपको बिहार से मिलेगा। बेरोजगारी 45 वर्षों में अपने चरम पर है। अब ये देखिए कि इस समय में जो युवा प्रदेश से बाहर हैं, वैसे लाखों युवाओं का वोट इन्होंने काट दिया है, और लगभग 69 लाख लोगों के वोट कटे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जो बिहार से बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं, और उनको इतना कम समय देना और यहां भी चुनाव की पूर्व संध्या पर एसआईआर करवाना, ये अपने आप में ये बताता है कि दाल में कुछ काला है और इनकी मंशा साफ नहीं है। और एसआईआर के खिलाफ जिस तरह से बिहार की जनता ने समर्थन दिया और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में हमारे नेताओं के पक्ष में लोग गोलबंद हुए, वह उमड़ता जन सैलाब ही है जो इनके पांव तले जमीन खिसका रही है। इनको ये समझ में आ गई है कि ये वोट चोरी का खेल बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार में एक ही नारा गूंजता रहा, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो नारा गूंजता रहा, इससे इनको तकलीफ है। एक बात आपको बता दूं कि आदरणीय नीतीश जी जब सत्ता में आए तब से वो एक बात कहते हैं कि वो 3 सी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। करप्शन पे नहीं करते, कम्युनलिज्म पे नहीं करते, क्राइम पे नहीं करते। अगर इसी 3 को आप आधार बना दें तो ये सरकार आपको कटघरे में नजर आएगी। अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए, इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे, इनके कैबिनेट के मंत्री के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे। पहले नीतीश जी के कैबिनेट में किसी पर आरोप लगता था तो सुबह आरोप लगा, शाम तक कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन अभी पूरी तरह से खामोश हैं ये लोग, मौन हैं, उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये जो नीतीश जी की खामोशी है, ये उनकी लाचारी भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उन्हें लाचार बना दिया। और फिर वो कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार की बड़ाई करने लग जाते हैं, तेजस्वी यादव को महाभारत का कैरेक्टर बता देते हैं। तो जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं तो फिर वो दुर्योधन बोलने पर चिढ़ जाते हैं। तो मतलब जनसुराज पार्टी के या प्रशांत किशोर तो मतलब अभी फिलहाल अपना नफा नुकसान देख रहे हैं वो, और उसमें उनकी कोई निर्णायक भूमिका या फिर उनके किसी कहे पर आप लोग चल पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। ठीक है, मैं मयंक जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मयंक जी,
इसका काउंटर भी आप दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने क्या विकास के काम किए हैं, और अगर आप चुनाव ऐलान से पूर्व संध्या पर आप लोगों को ऐसी जरूरत पड़ गई कि हाँ अब लालच दो, अब महिलाओं को उन्होंने रिश्वत का नाम दिया है कि आपने तो रिश्वत दी है। अब देखिए, जिसका खानदान जो है वो खुद रिश्वत आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा हो, इनके नेता में दीदी जी, जीजा जी, बहन जी, जो माता जी, सारे के सारे जो बेल पर यहाँ है, वो जब राजनीतिक सुचिता का ज्ञान देते हैं तो वो थोड़ा हजम नहीं होता है। अब प्रोफेसर साहब जो हैं वो राहुल गांधी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मुझे नहीं आइडिया, बट ये जो गद्दी छोड़ और फलाना ढिमाका, ये जो और राजनीतिक रूप से जो कहिए कि जो भद्दे नारे जो लगा रहे हैं, जिसको कि मैं कहता हूं फिर से इनके नेता माफी वीर राहुल गांधी जी आपको बहुत जल्द चुनाव ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगते दिखेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, साफ साफ बोला बिल्कुल ये प्रक्रिया जरूरी है। तो जनता में भ्रम फैलाने के लिए कई किराए की भीड़ लेकर के आकर के और बाकायदा करते हैं। और मुझे एक बात बताइए, चुनाव बिहार से चलेगा या बैंकॉक में और उधर बाहर विदेशों में बैठ करके चलेगा? हाँ। ये कभी एक जगह टिक करके इनके नेता रुक क्यों नहीं पाते हैं? और ऐसे भी टिकेंगे क्यों? क्योंकि विगत 35 वर्षों से राजद की बैसाखी और राजद की दया पर निर्भर ये कांग्रेस पार्टी, जिसका कि जनाधार यहाँ पे शून्य के बराबर है, जितना कि इनकी नेता की क्रेडिबिलिटी है पूरे भारतवर्ष में, वो क्या बात करेंगे बिहार में? आज राजद अगर इनका हाथ छोड़ दे तो इनको कहिए कि जो जमानत बचाना बकायदा मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी मजबूरी है। और ये देखिए कितना विरोधाभासी है कि जिस राजद के साथ आज यहाँ पे ये गलबैया कर रहे हैं, उसी के सुप्रीम लीडर को इन्हीं के नेता ने जेल भिजवाया, और जो अध्यादेश फाड़ करके, और वहां वहां के ये राजनीतिक सुचिता दिखाते हैं, और यहाँ पे आकर के उनके साथ सावन में मटन बना करके लाखों हिंदुओं के कहिए के उनके जो के ऊपर सवाल उठाते हैं। प्रोफेसर रंजीत जी, हाँ ठीक है, इसका भी काउंटर दीजिएगा मयंक जी की भी बातों का। लेकिन सवाल तो भाई यहाँ पर सबका बनता है कि राहुल गांधी को तो चुनावी मैदान में होना चाहिए, राहुल गांधी को तो बिहार की सियासत में होना चाहिए। उन्होंने तो पता नहीं वोटर अधिकार यात्रा, पद यात्रा, ना जाने कौन कौन सी यात्राएं तब निकाल ली, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को कुछ स्कॉटलैंड और बैंकॉक की यात्रा पे हैं। हाँ, तो अब तो ऐसे में सवाल होंगे ना कि राहुल गांधी जो जननायक के तौर पर, हालांकि राहुल गांधी या कांग्रेस पर उतना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके साथी यानी तेजस्वी यादव पर तो पूरा प्रभाव पड़ने वाला है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है उनके लिए भी। देखिए, पिछले 1 वर्ष से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर है। पिछले 1 वर्ष से हमारे नेता बिहार की सड़कों पर कर रहे हैं, और आज भी वो दिल्ली में ही है, चिंता ना करें। इनका धन की सरकार चाहते हैं, जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए उस। तो तेजस्वी यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, हालांकि एक एक कर तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब वो आ रही हैं, लेकिन मैं फिर से अपनी बात आप पूरी कीजिए प्रोफेसर रंजीत जी। देखिए, कुल मिलाकर ये बात है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। और रही बात हमारे नेता की, तो आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 1 वर्ष से बिहार में माहौल बनाने में लगे हैं। हाँ। लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। माहौल बनाया और फिर गायब हो गए। अभी तो बिहार उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। ये कैसे, मतलब ये कैसा माहौल बनाया कि हमने जादू कर दिया, अब जादू गायब हो गया। मैडम उनको बैंकॉक बुलाता रहता है, बैंकॉक में जाते हैं, बुलाता रहता है, चित्त शांत करने जाते हैं। ठीक है, अब चिंता न करें, आज भी हमारे नेता दिल्ली, पता नहीं आपके नेता कब दिल्ली रहते हैं। आज भी हमारे नेता ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बैंड बजा, तो बैंकॉक की तरह से देश में है। वो नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, बैंकॉक से बैंड बजाएंगे या बिहार आकर बैंड बजाएंगे। वैसे हमारे नेता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो अब राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी को तो जब संसद का सत्र चले जाते हैं
उस पर तो आप कभी सवाल नहीं उठाएंगी। नहीं, लेकिन हम तो अगर सवाल कोई करते हैं, पूर्व सर। निर्धारित वो तो कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री है ना सर, प्रधानमंत्री पर मैं बिहार के चुनाव पे क्या सवाल करूं सर? आप लोगों पे सवाल करती हूँ तो आप नहीं, लोग नहीं, सवाल नहीं। नहीं करते देते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली भी आप ही देंगे, महिलाओं का अपमान भी आप करेंगे, अब इस नहीं, पर भी नहीं, आप बोल दीजिए, फिर कुछ बोल दीजिए। चलिए नहीं, ठीक है, ऐसा मैंने कर है दिया सवाल। कि जब आपने प्रधानमंत्री सुनिए, का नाम लिया, मैंने भी ले दिया, आप सवाल का जवाब दे दीजिए आप। हाँ, तो अब आप सुनने का धैर्य भी रखें। हाँ, ठीक है, बोलिए। देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उस समय में एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में उपस्थित रहते हैं। उस और समय वो राहुल विदेश गांधी चले बाहर जाते धक्का हैं। दे रहे होते हैं आपने तो सांसदों को। उनका कोई नोटिस नहीं दिया, आपने तो उन पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में विदेश यात्रा पर जाते हैं, दक्षिण देशों की यात्रा पर जाते हैं, तो आप सबके पेट में दर्द होने लगता नहीं, है। नहीं, हम लोगों अरे के भाई, तो- आज अरे चुनाव सर, का ऐलान सुनिए। हुआ, हमारे नेता देश में है। ना, ये तो गलत आज बात है चुनाव सर। का ऐलान पूर्व हुआ है। निर्धारित कार्यक्रम आज केवल चुनाव राहुल का गांधी ऐलान के हुआ होते है। हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम केवल आपके नेताओं के होते हैं, प्रधानमंत्री के भी तो होते हैं। ऐसा तो कई बार हुआ है ना कि प्रधानमंत्री कहीं पर यात्रा कर रहे हैं या कहीं पर दौरा कर रहे हैं तो आप लोग सवाल कर देते हैं कि भाई वहां जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बिहार का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई आप लोग भी सवाल करते हैं ना सर, तो वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम केवल राहुल गांधी के नहीं होते हैं, फिर वो सबके हैं। मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर ये कह रही हूँ कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते हैं, उस पर भी बीजेपी आपको घेरती है, फिर उस पर भी जवाब दे दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लिया तो आपने, इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन निशांत जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। नहीं, अच्छा उदाहरण आपने दिया। मणिपुर 2.5 वर्षों तक जलता रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी को छुट्टी नहीं मिली वहां जाने की। ठीक, आपने याद दिलाया। मणिपुर तो 2.5 वर्षों तक जलता रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला वहां जाने का। और आप लोगों ने एक दिन को ऐसा, फिर आप ये सवाल तो नहीं करेंगे ना, कम से कम कीचड़ तो नहीं उछालेंगे ना जिसमें इस पर सवाल उठे हों। अच्छा, आपने याद दिलाया। हाँ, नहीं, फिर मैं तो ये भी याद दिला रही हूँ कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते हैं आप, उनका एआई जनरेटेड वीडियो बनाते हैं, फिर आपको अचानक से फटकार लगती है, फिर हटाना भी पड़ जाता है वो वीडियो, तो फिर इस पर भी जवाब नहीं, तो इस पर भी जवाब दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया, उस पर तो पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। इस पर चर्चा करने की हिम्मत तो आपको कभी होगी नहीं। लेकिन एक बात समझ लें, इस देश में अपशब्द यदि एक बात समझ लें कि इस देश में अपशब्द का कारखाना कोई यदि है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बस इतना सा अंतर है कि मेरे सवाल आप लोगों को चुभ जाते हैं, जो हम यहाँ पर बैठकर सवाल करते हैं उनका जवाब आप लोगों पर बनता नहीं है, फिर आप जलेबी की तरह घुमाना शुरू हो जाते हैं। निशांत जी। निश्चित तौर पे मनीषा मैम, हम अपने प्रवक्ता साथी कांग्रेस के उनको सुन रहे थे। इससे पहले जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। जब इनको महिला सशक्तिकरण का जवाब मिला तो फिर ये एसआईआर पे आ गए, वोट चोर गद्दी छोड़ पे आ गए। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, जब भी इनके सवाल के जवाब देने के लिए आप जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे। जब चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दों को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको जवाब दे रहे थे तो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इस विषय पे कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सोचनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का हाल बिहार में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पिछलग्गू पार्टी की तरह है, लालू यादव की पार्टी पे डिपेंड है। और इनका क्या हाल है, इनको सीट शेयरिंग में देखिए कि कितना सीट मिलता है, इससे ही इनकी पता चल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जब एसआईआर के मुद्दों को लेकर आए थे तो आपको याद होगा कि उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने एक और यात्रा किया था। तो इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी जी ने जितना छिया लेदर करके वो बिहार से गए, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव जी ने किया। तो कांग्रेस हमेशा से इसी स्थिति में पड़ी हुई है और कांग्रेस का हाल जो है वो बुरा होने वाला है। और बुरा कांग्रेस का ही नहीं, पूरे महागठबंधन का हाल होने वाला है। मेरे साथी भाजपा के प्रवक्ता मयंक मौली जी ने कहा था कि इनके घर में ही लड़ाई चल रही है। एक्चुअली घर के बाहर भी लड़ाई चल रही है। इसके गठबंधन के साथी के साथ भी सामंजस्यता नहीं बनी है। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है तो कोई 60 सीट से ज्यादा की बात कर रहा है और अभी तक इसकी सहमति भी नहीं बनी है, जबकि तेजस्वी यादव को गठबंधन का समन्वयक बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी मामला क्लियर नहीं हो पाया है। तो स्थिति आप देखते रहिए इनकी क्या स्थिति होने वाली है। मनीषा जी। ठीक है, जवाब देंगे रंजीत जी, फिर मैं आती हूँ सर। मयंक जी, मैं आपके पास आती हूँ। लाइन में डिस्टरबेंस आ रही है, मुझे लग रहा है शायद किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है। प्रोफेसर रंजीत जी, आवाज मिल रही है आपको?
ठीक है, मैं रुक करूंगी उनका। निशांत जी, अभी आप इतनी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन एक सवाल आपकी पार्टी को लेकर भी है। पिछली बार 5.8% वोट पाकर एक सीट आप लोगों की पार्टी जीती थी। इस बार क्या लगता है, कहां पर पहुंचेगी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा 2020 के चुनाव में हमारी पार्टी ने पूरे 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था और आपने देखा था कि लगभग 6% मत प्राप्त हुए थे। इस बार हम एनडीए गठबंधन के साथ है और आपने देखा होगा कि 2024 में भी हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और आपने देखा कि बिहार में हमारी 40 सीट में 32 सीट के लगभग हम लोग जीत के आए और हमारी पार्टी ने 5 के 5 लोकसभा सीट पे चुनाव जीता। निश्चित तौर पर इस बार हम लोग एनडीए में एकजुट है और इसका फायदा निश्चित तौर पर पासवान जी के तो सुर बदल गए थे, वो तो अपनी सरकार को घेर रहे थे, अपराध के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मंचों पर बोल रहे थे। चिराग पासवान कह रहे थे कि भाई अपराध अगर बढ़ रहा है तो फिर सरकार से सवाल होने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को समझने की जरूरत है, हम एनडीए गठबंधन के साथी हैं और अगर सरकार में कोई भी चीज की गड़बड़ियां हो रही है, जनता को इससे परेशानी हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है या क्राइम बढ़ रहा है, तो हम सकारात्मक पहल के साथ रखते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। हमने, हमारे नेता ने हमेशा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अगर कोई भी समस्या आई है तो उसके लिए खत लिखा है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाकर सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते थे। आज आप देखिए बिहार की क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आप देखिए कि किस तरीके से बिहार सुचारू रूप से चल रहा है। जो जंगल राज का समय था, याद करिए, जब 8 बजे के बाद भी लोग नहीं निकलते थे, 5 बजे शाम के बाद भी लोग नहीं निकलते थे। आज देखिए मनीषा जी कि आज 12 बजे रात में भी अगर आप स्कूटी से निकलती हैं और पूरे पट्टा घूम के आती हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। मतलब मैं तो भूल के भी ना रात में निकलूं स्कूटी से सर। पटना में या कहीं पर भी आप सीतामढ़ी की बात कर लो, पटना की बात कर लो, कहीं पर भी, बेगूसराय की बात कर लो, कहीं पर भी मैं तो गलती से भी शाम के समय स्कूटी लेकर ना निकलूं। मुझे नहीं पता कौन बंदूक रख दे मेरे सिर पर। इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर चिंता की स्थिति है बिहार में। और इस बात को स्वीकार करिए, अगर कहीं पर आप लोगों की उपलब्धि गिनवाने के लिए आते तो फिर आपको अपनी कमी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मयंक जी। जी, सबसे पहले प्रोफेसर साहब के सवालों का जरा जवाब दे दूं। देखिए, हम लोग तो भाई राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं, देश का एक जिम्मेदार सांसद मानते हैं। अब उन्हीं के प्रवक्ता उनको अगर शादियों में बैंड बजाने वाला मानते हैं और उसकी तुलना बैंड वाले से करते हैं तो ये उनका विरोधाभासी बयान है और हम इसका खंडन करते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तुलना बैंड वाले से तो ना कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का बैंड बजा देंगे, एनडीए का बैंड बजा देंगे इस बार। जी भाई, वो तो खैर इनके ख्वाब 15 से 20 बार, ना जाने कितनी बार आज तक इनकी लॉन्चिंग हो चुकी है, राजनीतिक लॉन्चिंग। और चीर युवा आज तक 57 वर्ष की उम्र तक युवा ही है और भगवान करे आगे भी युवा रहे, बिल्कुल रहे। मगर जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो विरोधाभासी बयान है, जो संविधान की प्रतियां लेकर के लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कहिए नफरतें फैलाई जाती हैं और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से फंडिंग प्राप्त हो करके और एक टूल किट के तहत भारत को बदनाम करना विभिन्न मंचों पे, चाहे वो देश हो या विदेश हो, ये जो परिस्थितियां हैं इसके लिए राहुल गांधी जी जिम्मेदार हैं और उनको बकायदा सोचना चाहिए कि वो जिस पद पर हैं, अब वो एक सामान्य सांसद नहीं है, अब वो नेता प्रतिपक्ष है। और इस देश ने कई विलक्षण नेता प्रतिपक्ष देखे हैं और उनकी कम से कम परिपाटी को उनको आगे बढ़ाते हुए एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए थी। ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी और हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के ऊपर संसद में ना रहने का कई आरोप लगा रहे हैं। ये संसद चलने कब देते हैं? इनके नेता तो बाहर गलियारे में रहते हैं और धक्का दे करके वृद्ध सांसद का सर तक फोड़ देते हैं। और दिन रात कब इन्होंने संसद चलने दी है? पिछले विगत जब भी आप देखेंगे संसद सत्र आता है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, तो या तो ये संसद से गायब हो जाते हैं या बाहर जाके धरना देते हैं और घुस रहे सांसदों के ऊपर हमला करते हैं। ये इस कदर कहिए कि घाताश हो चुके हैं, कहिए सत्ता में वापसी की राह देखते देखते, कि अब इनसे बर्दाश्त के बाहर है। वही किंचित कारण है कि रहे रहे रिजुविनेट होने के लिए कभी बैंकॉक, कभी कोलंबिया, तो कभी कहां ये पाए जाते हैं। उस राज्य में बिल्कुल पाए नहीं जाते जहां पे चुनाव हो रहा होता है। अब रही बात जो आगे अभी जो चुनाव आ गए हैं और इनकी जो हताशा अभी साफ दिख रही है, जो तरह तरह के बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। और मैम, जो आपने एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो बात करी थी जून और जुलाई के दौर में, आपको याद होगा कि इनके जो साथी हैं, जो महाजंगल राज के जो प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव जी, जिनके पिताजी के दौर में बिहार ने जंगल राज के नए नए कीर्तिमान हासिल किए थे। मैं आपको बता दूं, आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगी अपनी आर्काइव लाइब्रेरी में, अगर आप चेक कराएंगे तो उस दौर में इनके नेता ने विभिन्न मंचों में जाकर के जो सजा याफ्ता, जिसे जेल में जिसकी मृत्यु हो गई, कहिए दुर्दांत अपराधी
शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद करके नारे लगाए और अपने स्लीपर सेल को इन्होंने एक्टिव किया। उस दौर में एक अपराध में ग्राफ आया था, जैसे कि हमारे नेता कहते हैं कि अगर संगठित अपराध का समूल नाश हमारी सरकार ने कर दिया है, अगर कहिए कि इस कदर ये जो कहिए पूंजी टाइप के जो अपराधी आते हैं या किसी की विद्वेष है सर मयंक जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मैं ऐसे काट करते नहीं हैं। आप नहीं ऐसे मैडम, काट करते हैं कि आप आर्काइव गैलरी में जाइएगा तो वहां पर आप ये पाइएगा। आप ये बताइए कि आप लोगों ने कितना मेंटेन करके रखा ना लॉ एंड ऑर्डर। अस्पताल में किसी मरीज की आईसीयू में घुसकर मौत हो जाती है, किसी को गोलियों से भून दिया जाता है और खुले में, मतलब ये किसी सब। और उससे भी बड़ी बात है सर कि वो घूमते हैं खुले में, मास्क नहीं लगाते हैं, नहीं मैंने तो एक मतलब डर भी नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि अगर निजी दुश्मनी वाला कार्यक्रम हो तो भी वो लोग पकड़े जाते हैं, और संगठित अपराध पे पूरी तरीके से लग रहा है। और 48 घंटे के अंदर उनको पकड़ा गया, उनको भेजा गया। बाद में उनके तार कहां से जुड़े जिन अपराधियों की आप बात कर रही है? एक राजनीतिक दल है जो कि महागठबंधन में ही है, जिसका नाम है ये पशुपति पारस जी के दल का वो नेता हुआ करता था, पोस्टर लगे हुए थे उनके नेताओं के साथ में। तो ये मैंने कहा ना कि एक सुनियोजित साजिश उस दौर में चल रही थी कि सरकार को कैसे बदनाम करो, मगर सरकारी तंत्र ने इन सारे अपराधियों की गर्दन मरोड़ी और सबको काम पे ला दिया। और संगठित अपराध आज शून्य के बराबर है, जिसका समूल नाश हो गया है। अगर कोई निजी दुश्मनी ना हो तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप सड़क पे या किसी भी समय कोई कभी भी बाहर आ जा सकता है, किसी के साथ ऐसी कोई घटनाएं तो नहीं घटने वाली है। जो दौर बिहार में देखा था मैडम की शाम के 6 बजे के बाद से लोग उठा लिए जाते हैं। सर ये चुनाव से पहले बिहार में निजी दुश्मनी क्यों उभर कर आती है सर? मैडम मैंने कहा तो ये सुनियोजित अपराध है। ये अपने स्लीपर सेल को राजद के गुंडों ने एक्टिव करा और उसको उस समय सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने कहा ना, अपराध की गंगोत्री बिहार में सिर्फ लालू परिवार के घर से ही निकलती है। मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? कोई लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है। सारे अपराधी पकड़े गए मैडम, 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर पकड़े गए, उनको सख्त से सख्त सजा दी गई, कुछ के एनकाउंटर किए गए। आज देखिए फिर से सारे लोग शांत हैं। एक कोशिश लगातार होती है सत्ता ना पाने को लेकर, जो ये लोग हताश हैं, उस हताशा में कोई ना कोई जुगत लगाते रहते हैं कैसे भी करके जो सरकार चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसको बदनाम किया जा सके। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी तो फिर तो जुगत तो लगाएंगे ही सर। हालांकि वो अलग बात है कि सरकार नहीं बना पाते हैं, सीएम नहीं बना पाते हैं। मैडम 2010 में जो हाल था इनका, इस बार बिहार की जनता इन्हें उससे भी नीचे डेलने वाली है। और 206 जो हमने सीटें हासिल की थी, इस बार एनडीए की सरकार उस आंकड़े को भी पार करने जा रही है। वही हताशा है, उस हताशा में परेशान है दोनों युवराज परेशान है। परिवारवाद के प्रणेता दोनों युवराज इस बात से परेशान है। ठीक है, दोनों युवराज इस बार परेशान है। तेजस्वी यादव भी, राहुल गांधी भी। इस बार तो 2010 से भी बुरा हाल होगा, कह रहे हैं मयंक जी। मनीषा जी, मयंक जी की आवाज में ही हताशा आपको साफ नजर आएगी। ये भले ही आपको कानून व्यवस्था में मरीन ड्राइव घूमने की सलाह देते हो रात को, लेकिन दिन दहाड़े कैसे लोगों के घरों में घुसकर गोली मार दी जाती है, अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। उद्योगपति जो लोग हैं नहीं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। वो महागठबंधन का क्यों निकल जाता है? आपने ये देखा होगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में उसी तरह से ध्वस्त है जैसे इनका विकास का पुल ध्वस्त है। आज पुल का उद्घाटन होता है, 4 दिनों में पुल बह जाता है। कभी इनके तटबंध को चूहा खा जाता है और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। जिस करप्शन पे इनकी सरकार कहती थी कि हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, एक से एक मंत्री के ऊपर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये मौन है। इनके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर कहते हैं भाई मंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इनके यहां सिर्फ फुटबॉल इतना है कि चाहे जदयू हो या बीजेपी हो, कोई एक दूसरे को इस मामले में क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है। और अभी ये बात कर रहे थे ना, अभी मुख्यमंत्री के अभी थोड़ी देर पहले निशांत जी आपको बता रहे थे, तेजस्वी यादव आपके चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है, जब तर्क नहीं दे पाओ तो शोर मचाओ। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप ऐसा है कि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ मयंक जी। तो आपने कोई सवाल कहा है तो नहीं आप जवाब।
जी आदरणीय धैर्य भी प्रोफेसर साहब, रखिए, मैंने सिर्फ जवाब सवाल सुनने का पूछा धैर्य सर आपसे। रखिए। अभी आप निशांत जी प्रबुद्ध कह रहे व्यक्ति थे, हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, अच्छा एंकर का काम आप ना करें, एंकर के द्वारा ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी निशांत जी ने एक सवाल किया था कि इस बार वो और भी अधिक सीट लेंगे। अरे भाई, मोदी जी तो अपना हनुमान छोड़ देते हैं जदयू को सफाई करने के लिए, तो इस बार तो वहां पे एक एक हनुमान नहीं, दो दो हनुमान घूम रहे हैं, और दो हनुमान नीतीश जी की ही सफाई करने को है। पिछले बार तो 43 पर उनको लाके छोड़ा था, इस बार कहां लाके छोड़ेंगे ये समय बताएगा, क्योंकि घर में आग लगी घर के चिराग से, और वो चिराग फिर जल रहा है। तो दूसरे के गठबंधन की चिंता न करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, और इस बार एनडीए की बोरिया बिस्तर बंधनी तय है वहां से। ठीक है, तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव का कद बढ़ाने वाले हैं, सीटें बढ़ाने वाले हैं, उनको नुकसान देने वाले हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं ना सर। देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रहा है। इनकी तरह ये नहीं है कि कभी मांझी जी कहते हैं कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, चिराग कहते हैं 243 सीट पे लड़ेंगे, चिराग कहते हैं वही मुख्यमंत्री होंगे। उस तरह का सिर फुटोवल इंडिया गठबंधन में नहीं है। प्रोफेसर साहब, बीती 2 बार की तरह तो नहीं हो जाएगा कि 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं, 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, सरकार बनते बनते रह जाती है। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हो, नीतीश कुमार, अब हालांकि सियासत में यही चलता है, कौन क्या कर दे ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सरकार बनते बनते रह जाती है, हकीकत यही है। इस बार क्या होने वाला है? नहीं, 2015 का आप उदाहरण दे रहे हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, बाद में नीतीश जी ने वो अलटने पलटने का काम किया। और दूसरी बात की वही नीतीश जी, आपको ध्यान होगा मनीषा जी, कहते थे कि वो संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। किया क्या? बिल्कुल उसके उलट किया। और यही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी नीतीश कुमार और बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करते थे। नीतीश जी ने करोड़ों नख और बाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा, आज भी उसकी रिपोर्ट नीतीश जी को नहीं दी गई है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से, नीतीश जी ने जो नख बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी अब बिहार को सौंपे कि आखिर बिहार के डीएनए में माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों कमी नजर आती है। महागठबंधन में सीएम फेस कौन है? ये मयंक जी के हवाले से मैं ही सवाल कर रही हूँ सर। चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, सीएम फेस कौन होगा? देखिए, महागठबंधन के हर मुद्दे पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराते रहे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। एक आध दिन आप धैर्य रखिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नहीं तो कमेटी तो बन गई है सर, कमेटी बनते बनते, बैठकें होते होते, पद यात्रा होते होते, रैलियां निकलते निकलते, मंच सजते सजते और हाथ में हाथ मिलते मिलते एसआईआर का मुद्दा हो गया, वोट अधिकार यात्रा हो गई है, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये तमाम मुद्दे मिलते मिलते अब ये चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप लोगों के सीएम फेस का अभी तक कोई अता पता नहीं। राहुल गांधी तो खैर यहाँ है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी बिहार में तो रहते नहीं हैं। जब उनकी जरूरत जहां होती है वहां तो देश में भी नहीं रहते हैं सर, वो तो देश में भी नहीं रहते हैं। देखिए, देश में ही हैं और आप लोगों की बिहार से छुट्टी करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। आज भी वो दिल्ली में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मयंक जी, आज भी राहुल गांधी जी दिल्ली में हैं। तो आप चिंता न करें, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अपना बेडिंग बांधना शुरू करें। बिहार से बोरिया बिस्तर आपका बंधना तय है। सर, आपका तो 35 वर्ष पहले बन चुका है बिहार में, बैसाखी पे जी रहे हैं आप। अच्छा, आप क्या बातें करते हैं आप? नहीं तो मयंक जी, आज तक एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना पाई क्या बिहार में? नहीं, आजादी के 75, नहीं आजादी के 50, नहीं हमारे तो दर्जनों मुख्यमंत्री बने, नहीं हमारे तो दर्जनों मुख्यमंत्री बिहार में बने। सर, आप एक भी क्यों नहीं बना पाए? सर 35 वर्ष हो गया, सर 35 वर्ष हो गया। मयंक जी, हम तो दर्जनों मुख्यमंत्री बना चुके, आप एक भी बिहार में क्यों नहीं बना पाए? आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक भी मुख्यमंत्री बना लेते बिहार में। चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं सर आप लोग? नहीं मयंक, हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं आपके, बस यही कारण है कि आप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। हाथ मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। मयंक जी, इसी के साथ सर मुझे मनीषा जी, मैं पहले मयंक सर, मुझे इसी के साथ समय का अभाव है सर, वरना मैं पूरी बात सुनती है आपका।
और मुझे क्षमा मांगनी होगी कि मुझे यहीं पर आप लोगों को फुल स्टॉप आपकी बातों को देना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। मयंक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और निशांत जी भी हमारे साथ जुड़े थे, निशांत जी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। लेकिन अब बिहार पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर सीधे शब्दों में कहें तो बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। लेकिन किसके मुद्दे किस पर ज्यादा भारी पड़ेंगे और जनता क्या विकास की बयार का साथ देगी या फिर बदलाव का मूड बनाएगी, ये काफी दिलचस्प होने वाला है और ये अब आने वाला समय तय करने वाला है। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21, विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ कॉल 6 नवंबर थर्सडे, और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। सामर्थ्य से भरी ये